Dear children, in this video we will learn what is pivoting problem and how to solve this problem using pivot underscore table, and how to sort the values of the data frame by making use of sort underscore index and sort underscore values. So first of all, let's have a quick revision of what is pivoting. So pivoting is used to reshape the data frame, and it is having three important parameters, which are index, columns and values. So whatever is written is index will be mentioned at the top left side. So in this is a given data frame, and this is the data frame after reshaping. So we are having item on the index is equal to item, means we have to write the item values at the left side. So in this table we were having two values, TV and AC. If there are multiple values, we have not to repeat the values, so we have written AC and TV only once. Column is equal to company. So whatever is written within the company column, that is LG, Videocon and Sony. So कॉलम्स हमारे पास उतने ही हो जाएंगे जितनी हमारे पास कंपनी कॉलम के अंदर वैल्यूज़ हैं. 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो हम एक एक बार लिखेंगे, LG, सोनी और वीडियोकॉन. नेक्स्ट, वैल्यूज इक्वल टू रुपीज़. सो वी हैव टू फिल द वैल्यूज विद इन दिस सेकेंड टेबल which are mentioned in the rupees column. So first of all, AC LG में 15,000 है. AC सोनी, नेक्स्ट इज AC सोनी में 14,000 है. उसी तरह से AC वीडियोकॉन, क्योंकि हमारे पास AC वीडियोकॉन नहीं था इसलिए एन लिखा है. उसी तरह से सेकेंड रो फिल की जाएगी. अब प्रॉब्लम कब आती है? पिवटिंग के टाइम पर प्रॉब्लम तब आती है, मान लीजिए यहाँ पे हमने इस कॉलम में अगर AC की जगह TV लिखा हुआ होता, तो जब हम रीशेप करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे TV आ जाएगा और कंपनी में हमारे पास LG है, कंपनी LG है. AC और LG को जब हम फिल करते हैं, सॉरी TV और LG को, TV के लिए 2 वैल्यूज़ हैं, LG की केस में 2 वैल्यूज़ हैं. और अब जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करेंगे तो हमें यहाँ पर अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 12,000 और 15,000. तो इस केस को पिवट प्रॉब्लम कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक ही इंडेक्स के लिए, बिकॉज ये एक इंडेक्स है, यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ, ये एक इंडेक्स है. जब हमारे पास एक इंडेक्स के लिए 2 या 2 से ज़्यादा या मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाती हैं, दिस इज़ नोन एज अ पिवट प्रॉब्लम. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल. वही सेम है, इसमें TV LG था, TV LG है. और जब हम यहाँ TV और LG के वैल्यूज़ फिल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसको समझ में नहीं आएगा 12,000 लिखना है या 15,000 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर LG के लिए 2 वैल्यूज़ थी, 12,000 एंड 15,000. सो अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहें तो आउटपुट आएगा, इंडेक्स कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्रीज. और इस तरह का जो डेटा फ्रेम है वो रीशेप नहीं हो सकता है, तो एरर आएगा, इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज एंड नॉट एबल टू रीशेप. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ पिवट अंडरस्कोर टेबल. तो यहाँ हमने पिछले क्वेश्चंस में df डॉट पिवट लिखा था, यहाँ हम df डॉट पिवट अंडरस्कोर टेबल लिखेंगे. और इसमें आपको सॉल्व कैसे करेगा ये प्रॉब्लम, इस केस में ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस लगाएगा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे एग्रीगेट फंक्शंस. तो वो जैसे कि मीन हो गया, सम है, एवरेज है, जो भी है, तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यूज़ करेंगे. जैसे वो सेम क्वेश्चन है, TV और LG का TV जो है उसके पास लिए मल्टीपल वैल्यूज 12,000 और 15,000. तो अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज निकाल लें, यानी मीन निकाल लें, 12,000 प्लस 15,000, तो ये हो गया 27,000. तो 27,000 का जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे. इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो इसको करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिवट में किया था, इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज़
वही 3 पैरामीटर्स रहेंगे, लेकिन इसमें जो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन एक नया पैरामीटर यूज़ हो जाएगा। तो एग्रीगेट फंक्शन के लिए हम लिखते हैं AGGFUNC, बिना कोई स्पेस दिए हुए, ना कोई डॉट नहीं लगाना इसमें, कुछ भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगेगा। और इसके लिए हमें मीन फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमें numpy का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें import numpy एज NP करेंगे, और फिर NP के साथ ही वो जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। या तो हम खाली np.mean लिखेंगे, या फिर सिर्फ मीन लिखेंगे तो भी आपका आउटपुट आ जाएगा। अब नेक्स्ट पहले इसका आउटपुट देखते हैं। मीन वाला जो है, इसने इन दोनों वैल्यूज़ सेम थी, एक इंडेक्स के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ थी, तो उनका मीन निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स इज इक्वल टू आइटम, कॉलम इज इक्वल टू कंपनी, वैल्यूज़ इज इक्वल टू रुपीज़, एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल टू काउंट। तो यहाँ हमने मीन नहीं निकाला है, बल्कि काउंट करना है। तो देखते हैं, आइटम लेफ्ट साइड पे आएगा, कंपनी के नाम के कॉलम्स बन जाएंगे, और वैल्यूज इक्वल टू रुपीज़। अब हमें देखना है कि AC और LG गिवन डेटा फ्रेम में देखते हैं। AC और LG में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, AC सोनी है, तो NaN लिखेंगे। नेक्स्ट है AC सोनी, नंबर ऑफ वैल्यूज़ देखनी है। AC सोनी की एक ही वैल्यू है, तो हमने एक लिखा है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं TV और LG की 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए ये 2 आया। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी काउंट करेगा। तो पिवट अंडरस्कोर टेबल बिल्कुल पिवट की तरह ही है, बस इसमें आगे हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग का क्या काम है? ये डेटा फ्रेम के अंदर की जितनी भी रोज़ होंगी उनको अरेंज करेगा कुछ पर्टिकुलर, तो इंडेक्सेस के बेस पर या फिर उनकी वैल्यूज़ के बेस पर। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपने याद रखने हैं, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स और सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स क्या करेगा कि जितनी भी डेटा फ्रेम्स में आपको पता है रोज़ हैं, उनका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, वो अपने आप आगे चलता रहता है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। पहले हम करेंगे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। ये एक गिवन डेटा फ्रेम है। क्वेश्चन है, सॉर्ट द डेटा फ्रेम इन असेंडिंग ऑर्डर बाय कॉलम नेम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें नेम कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी पहले A वाली वैल्यूज़ आएंगी, फिर B, C एंड सो ऑन। तो पहले गिवन डेटा फ्रेम में महक पहले था, लेकिन इस जो रिज़ल्ट आया है उसमें आकांक्षा है। उसके बाद फिर M वाली वैल्यूज़, फिर RA और फिर RE वाली वैल्यूज़ हैं। करने के लिए सॉल्व करने के लिए वही मेथड है, डेटा फ्रेम वैसे ही बनाएंगे। इसमें जो हमने कोड याद रखना है आपने, DF असाइनमेंट, DF डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, और आगे कॉलम का नाम, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है। बाय इज इक्वल टू नेम लिखा है, तो इसका रिज़ल्ट ये आपका नीचे वाला जो पोर्शन है वो इसका रिज़ल्ट आ रहा है। और ये ध्यान रखना है कि आकांक्षा के सामने जो वैल्यू IP 94 और 80 थी, तो आकांक्षा के सामने वही वैल्यूज़ आएंगी, सिर्फ नेम्स ही सॉर्ट नहीं होंगे, बल्कि सारे के सारे उसके रो वाइज जो है डाटा सॉर्टिंग होगी। आकांक्षा IP 94 और 8। सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। हमें फिर से इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और इस बार जो कॉलम है, कॉलम का नाम है स्कोर। यहाँ था कॉलम जो था नेम कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना था, यहाँ पे हमें स्कोर कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो स्कोर कॉलम ये वाला है, ये गिवन डेटा फ्रेम है ऊपर वाला। तो 98 95 97 94, तो 94 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 94 95 97 और 98। 94 के सामने फिर वही वैल्यू एक और वैल्यू लेते हैं 95 के सामने रीतिका है, तो रीतिका की रो जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सब्जेक्ट कॉलम के हिसाब से।
डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। गिवन डेटा फ्रेम ये है, सब्जेक्ट है हमारे पास इको, बीएसटी, अकाउंट्स और आईपी। इसका मतलब ए वाला जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और ए के ये देखिए अकाउंट सबसे नीचे चला गया, उसके ऊपर बीएसटी, फिर इको और फिर आईपी सबसे ऊपर आ गया है। ये रिज़ल्ट है इसका। अब इसमें वैसे ही होगा, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ बाय हमेशा लिखा जाता है किस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, तो बाय इज इक्वल टू सब्जेक्ट। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे। असेंडिंग इक्वल टू ट्रू नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टिंग करता है। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है हमारी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना। अभी पीछे जो हमने क्वेश्चन किया उसमें था वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना, यानी कि कॉलम्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। लेकिन अगर इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट करना हो, जैसे कि गिवन डेटा फ्रेम है 0 1 2 3 इंडेक्सेस थे, लेकिन जो रिज़ल्ट है उसमें इंडेक्सेस चेंज हो गए 3 2 1 0। उसी तरह से यहाँ पे भी है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉर्ट द डेटा फ्रेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय इंडेक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी आपके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 वो रिवर्स हो जाने चाहिए 3 2 1 एंड 0। तो इस केस में हम सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ नहीं बल्कि सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, क्वेश्चन में आपने देखना है कि इंडेक्स दिया है या वैल्यूज़ दिया है, तो सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स लगेगा। और इस केस में अब अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमेशा ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉर्ट द डेटा फ्रेम इन असेंडिंग ऑर्डर बाय इंडेक्स। तो हम मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होते हैं, लेकिन कई बार जो होगा उन जो डेटा फ्रेम के अंदर जो रोज़ होंगी उनका इंडेक्स ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 2 1 3 0। तो हम चाहते हैं कि उसको 0 1 2 3 में चेंज करना है, तो या तो आप असेंडिंग ट्रू लिख सकते हैं, या मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है असेंडिंग इक्वल टू ट्रू ही होती है। तो DF असाइनमेंट DF डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, या तो खाली ब्रैकेट छोड़ दें या फिर DF डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है, सॉर्ट द डेटा फ्रेम रो वाइज। अब रो वाइज के लिए हमने पिछले चैप्टर में, सो द थर्ड कैटेगरी इज रो वाइज। अब रो वाइज के लिए आप फर्स्ट रो देखिए क्या है, नेम, सब्जेक्ट, स्कोर और ग्रेड। अब इसमें सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकली हम देखें, G सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद N, फिर S की 2 वैल्यूज़ हैं, और SU है, SC है, तो SC पहले आएगा और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेड है, पहली रो में ग्रेड था A1, उसके बाद नेम में है महक, जो भी वैल्यूज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंग कॉलम्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएंगी। सो दिस वाज DF डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए सॉर्टिंग का, सॉर्ट द डेटा फ्रेम बाय मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स के लिए ये हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया यूजिंग डिक्शनरी। सॉर्टिंग अकॉर्डिंग, जब भी हम कॉलम वाइज करते हैं तो वहाँ पर सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, और जब भी सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू इंडेक्स करना है तो वहाँ पे हम सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स करते हैं। अब मल्टीपल कॉलम्स से जब सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ यूज़ होगा, और बाय अभी तक हमने जो किया था उसमें था बाय इक्वल टू और कॉलम का नाम लिखते थे, लेकिन जब भी मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं तो एक तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने हैं और इसमें 2 कॉलम्स के नाम लिख लेने हैं, एज और स्कोर, और आगे असेंडिंग। अब इन दोनों कॉलम्स के लिए सेपरेट है, एज असेंडिंग इक्वल टू ट्रू और एक फॉल्स। तो इसका मतलब एज कॉलम को हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है और स्कोर कॉलम को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। ये एक गिवन डेटा फ्रेम है जिसको हमने प्रिंट करवाया, प्रिंट DF जब किया तो ये आउटपुट आया हमारे पास, नेम, एज और स्कोर, ये कुछ वैल्यूज़ थी। अब हम जब एज कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, पहले 24 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 20 यानी रोहित सबसे ऊपर आना चाहिए, फिर विराट, धोनी और सचिन, और फिर लास्ट में शिखर आना चाहिए।
तो सबसे पहले रोहित, फिर विराट, धोनी, सचिन और शिखर। अब यहाँ पर स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का मतलब है जब एक ही हमारे पास मल्टी जो सिमिलर वैल्यू, जैसे यहाँ पे 25 बाकी केस में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, जैसे 26, 24 और 31 सिंगल वैल्यूज़ थी, लेकिन जो वैल्यूज़ मल्टीपल हैं जैसे 25 है, तो उस केस में स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। अब हमारे इसको ये क्वेश्चन है कि विराट और धोनी में से किसको ऊपर रखें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनके स्कोर चेक करेंगे। धोनी का 67 है और विराट का 89 है, और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग का मतलब पहले ज़्यादा बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और जो छोटी वैल्यू है 67 वो नीचे आ गया, 89 ऊपर आ गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स की भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ सॉर्टिंग। सेम डाटा फ्रेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो डाटा फ्रेम हमने बनाया है उसकी हमने इंडेक्स चेंज कर दी है, डॉट री इंडेक्स लिखा है इसको। री इंडेक्स फंक्शन नई चीज़ है। री इंडेक्स फंक्शन से क्या होता है कि जो गिवन डाटा फ्रेम है बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज आती हैं इंडेक्सेस की 0, 1, 2, 3, 4 होती है, लेकिन हम अगर इंडेक्स चेंज करना चाहें तो उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो रोज़ हैं वो उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएंगी। तो हमने इंडेक्स चेंज कर दिया है 1, 4, 3, 2, रेंडमली कोई भी वैल्यूज़ दे दी हैं 1, 4, 3, 2, 0। अब जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। असेंडिंग का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसका मतलब पहले 0 वाली रो आएगी, फिर 1, फिर 2, 3, 4, इस तरह से ये इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेगा। या फिर हम असेंडिंग इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हैं। असेंडिंग इक्वल टू ट्रू या फिर असेंडिंग इक्वल टू 1 का मतलब है पहले छोटा आएगा फिर बड़ा फिर सो ऑन। लेकिन अगर हम असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखते हैं या फिर असेंडिंग इक्वल टू 0 लिखते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में करेगा, यानी कि पहले बड़ा नंबर आएगा फिर छोटा, इस तरह से लास्ट में 0 आ जाएगा। एक क्वेश्चन है पीवट अंडरस्कोर टेबल का। गिवन हमारे पास ये डेटा फ्रेम है, इसमें 3 कॉलम है, आइटम नेम, डेटा फ्रेम प्रिंट नहीं हुआ है, आइटम नेम, अमाउंट और क्वांटिटी। तो जब हम पिवट अंडरस्कोर टेबल करेंगे तो उससे क्या हुआ, हमने लिखा है इंडेक्स और वैल्यू, यानी कि लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए आइटम नेम्स। आइटम नेम्स क्या कहते हैं, नोटबुक, पेन, नोटबुक रिपीट हो रहा है तो नोटबुक सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, नोटबुक, इंक पेन और पेन। पेन भी रिपीट हो रहा है तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। उसके बाद है वैल्यूज इक्वल टू अमाउंट। वैल्यूज़ इक्वल टू अमाउंट में जो है हमारे पास अमाउंट की वैल्यूज़ क्या क्या थी वो देखते हैं। नोटबुक के सामने एक मिनट, हमने इसमें एग्रीगेट फंक्शन जो है वो सम लगाया हुआ है। अब देखते हैं कि जो हमारा इंक पेन है, पहले इंक पेन के लिए हमारे पास अमाउंट में 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3 30 है, तो सम लगाएंगे तो उसमें एक ही वैल्यू तो एक का सम 30 ही आएगा। उसके बाद नोटबुक है, नोटबुक के लिए हमारे पास एक वैल्यू 100 है और 2, 3, 4 दूसरी वैल्यू भी 100 है नोटबुक के सामने, यानी कि नोटबुक की वैल्यू 100 है और सम फंक्शन लगाया तो ये क्या करेगा, इन दोनों को 200 ऐड कर देगा। उसके बाद हमारे पास पेन है, पेन के लिए हम वैल्यूज़ देखते हैं। पेन के लिए एक वैल्यू 50 है और पेन के लिए लास्ट में जो वैल्यू 50 है, तो इन दोनों का सम जब करेंगे तो 100 आएगा। इस तरह से जो है पिवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन परफॉर्म